18 अगस्त 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यूएस टेरिटरी घोषित कर दिया। इनका बढ़िया है, सुबह उठ के जो मन करता है वैसा ये बोल देते हैं, फिर आप निपटते रहो। उन्होंने पहले अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया, मैप शेयर किया और ये बात लिख दी कि अब से ये हमारा है। फिर उसका एक स्क्रीनशॉट व्हाइट हाउस ने अपने एक्स हैंडल पर लगाया। ट्रम्प 2.0 में इस तरह के बदलाव हम खूब देख चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया, ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य है, पैनामा नहर अमेरिका के कब्जे में ले लेंगे। ये सब बातें ट्रंप करते आए हैं उनके दूसरे कार्यकाल में। अब इनमें से किन बातों को लेकर वो गंभीर थे और कितनी बातें बस उन्होंने कह दी थी, बड़े बड़े विश्लेषक भी ये बात पूरे आत्मविश्वास से नहीं बता सकते। अनप्रिडिक्टेबल आदमी है ट्रंप। इसलिए जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ट्रंप ने अमेरिका का इलाका घोषित किया तो यही सवाल दोबारा उठा कि ट्रंप कितने सीरियस हैं इस चीज को लेके। मार्च 2026 से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। ईरानी ब्लॉकेड का टारगेट है अमेरिका और उसके एलाइज के जहाज। बाकी देशों के जहाजों में से भी जो ईरान की मर्जी के बगैर यहां से निकलते हैं, ईरान उन पर बम मारता है। नतीजा ये हुआ है कि जिस रास्ते से एक दिन में 130 से 140 जहाज गुजरते थे, ज्यादातर क्रूड टैंकर्स, वहां से गुजरने वाले जहाजों का नंबर आज 5 या 6 पर डे हो गया है। ईरान रंगदारी वसूल रहा था, जो रंगदारी देता था उसे ईरान हॉर्मुज पार करवाता था। उधर अमेरिका ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हॉर्मुज उससे खुला नहीं तो उसने कहना शुरू कर दिया कि उसने हॉर्मुज को बंद किया है। खोल नहीं पाया तो बोले कि हमने ही बंद किया है और हमारी मर्जी के बिना ईरानी जहाज यहां से नहीं निकलेंगे। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। भारत में भी पेट्रोल और गैस महंगे हो गए। अमेरिका और अमेरिकी एलाइज को भी तेल महंगा पड़ रहा था और ईरान पर बम मार मार के समाधान निकल नहीं रहा था। फिर ईरान के लिए भी लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी। तो 17 जून को ईरान और अमेरिका ने सीजफायर के लिए एमओयू साइन किया। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र हॉर्मूज का ही था। तय हुआ कि ईरान हॉर्मूज खोलेगा, 2 महीने तक फीस नहीं लेगा, उसके बाद उसका मैनेजमेंट वो गल्फ के साथ मिलकर संभालेगा, ओमान से बात करेगा। इसी के साथ ये भी तय हुआ कि सीज फायर के दौरान हॉर्मूज पार करवाने की जिम्मेदारी ईरान की होगी। आईआरजीसी पहले ही जहाजों के निकलने के लिए एक रूट मैप इशू कर चुका था, लेकिन अमेरिका ने फारस की खाड़ी में हॉर्मूज में अपने जंगी जहाज खड़े किए और दूसरे जहाजों को वहां से गुजरने का रास्ता दिखाने के लिए वो खुद आगे आ गए। ईरान ने जिद पकड़ी कि जाना है तो हमारे बताए रास्ते से जाओ और इस बात पर फिर से झड़प हुई। हॉर्मूज जो खुला था फिर बंद हो गया। अमेरिका ने हॉर्मूज का ब्लॉकेट लागू करवाने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन के कैरियर बैटल ग्रुप को तैनात करके रखा है। लंबी तैनाती के चलते जहाज पर क्या हालत है हमने 17 अगस्त के बुलेटिन में आपको बताया था। समझ आ रहा है कि अमेरिका के लिए भी हॉर्मूज को होल्ड करना इजी नहीं है। लेकिन ईरान का क्या वो अमेरिकी ब्लॉकेट को झेलने की स्थिति में है? अमेरिका का सीएनएन अब कह रहा है कि हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ ढीली पड़ रही है। सीएनएन ने शिपिंग डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी केपलर के हवाले से बात लिखी है। केपलर का दावा है कि पिछले 2 हफ्तों में इस हॉर्मूज स्ट्रेट से जितने जहाज गुजरे हैं उनमें से 80% जहाज ईरान के बताए हुए रास्ते को फॉलो नहीं करके गुजरे हैं, यानी कि जो दूसरा रास्ता है ओमान की साइड वाला, वहां से लोग गए। ओमान की तरफ वाले रास्ते को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, यानी अमेरिका हॉर्मूज से जहाजों को निकालने में कामयाब हो जा रहा है। अब केपलर के आंकड़े से तो लगता है, कम से कम वो जो 80% उन्होंने कह दिया कि ईरान की पकड़ हॉर्मूज पर ढीली पड़ रही है। इसी हवाले से दुनिया भर के मीडिया संस्थान ये बात लिख भी रहे हैं, लेकिन इस दावे में 2 बड़े पेंच भी हैं, 2 कैवेट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। पहला तो यह कि इस 80% वाले आंकड़े के साथ जहाजों की संख्या नहीं बताई जा रही है। रॉयटर्स ने लिखा है कि 17 अगस्त को कुल 6 जहाज इस रास्ते से गुजरे। पिछले 2 हफ्ते के आंकड़े भी इसी तरह के हैं, 5, 6, 7 से संख्या ऊपर नहीं गई है। अब इनका 80% होता है 4, 5, 6, इसके आसपास ही आएगा, यानी 4 से 6 जहाज अमेरिका अपने बलबूते हॉर्मूज स्ट्रेट से पार करवा ले रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल की छिड़ी जंग से पहले इस रास्ते से 130 से 140 जहाज बिना किसी रोक टोक के गुजरते थे। दूसरा पेज है आंकड़े की एक्यूरेसी का। केपलर 2 तरीकों से जहाजों को ट्रैक करता है। एक तो जहाजों का ट्रांसपॉन्डर जिनका ऑन होता है उससे पता चलता ही है, वो दुनिया भर को पता चलता है। दूसरा, सैटेलाइट के जरिए भी जहाजों का पता लगाया जाता है, लेकिन सीएनएन ने खुद लिखा है कि ईरान से बचने के लिए कई जहाज ट्रांसपॉन्डर बंद करके इस रास्ते से गुजरते हैं, तो यह भी संभव है कि केपलर की नजर से भी कुछ जहाज बच गए होंगे।
आंकड़ों को लेकर एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस आकलन ने उस धारणा को तो चुनौती दे ही दी है कि ईरान हॉर्मूज के सहारे अनंत काल तक ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की नस को दबा के रख सकता है। इसलिए आज हम इस एंगल से हॉर्मूज की लड़ाई को देखेंगे कि अमेरिका के जहाजों पर तो जंग का तनाव दिखने लगा है, हमने भी शो बनाया था, लेकिन ईरान कब तक सांस रोक सकता है। आखिर में जंग से जुड़े अपडेट्स भी आपको देंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ईरान से अमेरिका और इजराइल की दुश्मनी बिल्कुल नई नहीं है। 1979 में शाह के तख्ता पलट और अमेरिकी एम्बेसी स्टाफ की किडनैपिंग के बाद से दोनों देशों के रिश्ते कभी पटरी पर नहीं लौटे। जो अमेरिका बात बात पर डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने पहुंच जाता है, स्पेशली वेस्ट एशिया में, उसने ईरान पर सीधी चढ़ाई के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जब जब इसे लेकर वॉर गेमिंग होती है कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एक ही चीज सामने आती थी कि जैसे ही अमेरिका ईरान पर फौजी ताकत का इस्तेमाल करेगा, ईरान हॉर्मुज का रास्ता कर देगा बंद। ऑयल शॉक झेल चुका अमेरिका ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। फिर ट्रंप आ गए, उनकी लड़ाई का बिल्कुल वही नतीजा हुआ जैसा अमेरिकी जनरल्स ने चेताया था। वॉर गेमिंग में हॉर्मुज बंद हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हमारा फोकस फिलहाल हॉर्मुज के नियंत्रण पर है, हम ईरान के साथ पीस डील के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। 9 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार अलेक्जेंडर वार्ड ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से भी कुछ ऐसा ही कहा कि ट्रंप सिर्फ हॉर्मुज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही स्ट्रेट खुल जाती है जीत का ऐलान कर देंगे और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को भी किनारे कर देंगे। उधर ईरान का रुख बिल्कुल उल्टा है। वो कह रहा है कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने नहीं वाला। ईरानी पोजीशन का अंदाजा आपको ईरान के नए नवेले सिक्योरिटी हेड के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिलेगा। मोहसिन रजाई को इसी महीने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बनाया गया। उनके एक्स अकाउंट पर आखिरी 2 पोस्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ही थे जब इस एपिसोड को तैयार किया गया। 11 अगस्त को उन्होंने लिखा, जब तक अमेरिका हम पर लगाए ब्लॉकेट खत्म नहीं करता, हमारे फ्रोजन एसेट्स को रिलीज नहीं करता और लेबनान, गजा समेत पूरे रीजन में युद्ध स्थायी तौर पर नहीं रोकता, तब तक हम हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेंगे। ईरान हॉर्मुज के रास्ते को मिसाइलों और ड्रोन से डोमिनेट करता है। ट्रंप के कहे से उलट ईरान की नेवी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बहुत नुकसान उसको बिल्कुल हुआ है। जो उनके कैपिटल शिप्स थे या जो बड़े जहाज थे, चाहे आप उनको कैपिटल शिप्स ना कहें, वो डुबा दिए गए हैं। अमेरिका नहीं डुबाए हैं। छोटी बोट्स उसके पास हैं, लेकिन ये छोटी बोट्स जो शैलो वाटर्स हैं फारस की खाड़ी के, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत काम की हैं, जो वहाँ से शिपिंग हो रही है उन पर अटैक करने के काम आती हैं। वैसे शिप्स जो ईरान की मर्जी के खिलाफ स्ट्रेट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। यूएस कैसे चैलेंज कर रहा है इसको? 2 तरीके से। पहले तो अमेरिका ने इस इलाके में अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां तैनात है, यह हम आपको बता चुके हैं। इसमें लिंकन के अलावा एक न्यूक्लियर सबमरीन है, कई डिस्ट्रॉयर्स हैं, गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स हैं। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर भी इसी रीजन में है। ये एक मिनी कैरियर है, इससे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बॉक्सर जैसे मिनी कैरियर्स पर 1,500 मरीन्स भी होते हैं जो कंटेस्टेड बीच लैंडिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डी-डे में आपने देखा होगा फिल्म में कैसा हुआ था। मतलब ये लड़ते हुए दुश्मन के बीच पर लैंडिंग कर सकते हैं। ये बात सही है कि लिंकन पर समस्या है, लेकिन अमेरिका इसके चलते ब्लॉकेड में ढील तो नहीं देने वाला है। लिंकन को रिलीव करने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ वहां जा रहा है। पीट हेगसेथ कह चुके हैं कि इस तरह रिप्लेसमेंट करके हम ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड अनंत काल तक जारी रख सकते हैं। ईरान भले एक्सेप्ट न करता हो, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकी ब्लॉकेड लंबा खिंच रहा है, उसके लिए भी चीजें मुश्किल हो रही हैं। जो बचा कुचा ट्रेड ईरान किसी तरह कर रहा था, बंदर अब्बास जैसे पोर्ट्स के रास्ते, वो अब पूरी तरह से बंद है। ब्लॉकेड के शुरुआती दिनों में चीन से कुछ एक जहाज ईरान पहुंच जा रहे थे यूएस ब्लॉकेड को धता बता के, लेकिन अब कुछ तो चेंज हुआ है, क्योंकि चीनी जहाज जो ट्रांसपॉन्डर बंद करके ईरानी पोर्ट्स तक आ जा रहे थे, अब ये रिस्क नहीं उठा रहे हैं। 13 अगस्त तक कम से कम 59 जहाज जो ईरान की तरफ जा रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता बदला है। मतलब अगर ईरान ने हॉर्मुज को बंद रखा है तो अमेरिकी नाकेबंदी कामयाब होने लगी है।
मतलब अगर ईरान ने हॉर्मूज को बंद रखा है तो अमेरिकी नाकेबंदी भी कामयाब हो रही है। ईरान के पास लैंड बॉर्डर्स बिल्कुल हैं, उसकी सीमा आर्मेनिया से लगती है, अजरबैजान, तुर्की, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे देशों से लगती है। लेकिन लैंड बॉर्डर्स के जरिए ईरान का बहुत ही कम व्यापार होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, लैंड बॉर्डर्स, बहुत दुर्गम पहाड़ी इलाकों में है। तुर्की से सीमा पर कुछ लीगल ट्रेड ईरान करता था, लेकिन एक नेटो एलाई से बीच जंग में आप जब इजराइल और यूएस से लड़ रहे हैं, कितना व्यापार कर सकते हैं उसकी सीमा है, नहीं हो पा रहा है अच्छे से ट्रेड। ईरान का असली एक्सपोर्ट फिर कच्चा तेल है, जिसको वो अपनी लैंड बॉर्डर से एक्सपोर्ट करता भी नहीं, उस तरह का इंफ्रा उन्होंने नहीं बनाया है। पाकिस्तान को जरूर कुछ पेट्रोल और डीजल वो लैंड बॉर्डर से देते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट से ज्यादा ये स्मगलिंग का केस है। दोनों सरकारों की रजामंदी से चलता है और ईरान को इससे कुछ डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन ये लीगल एनर्जी ट्रेड की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता। बीते दिनों कैस्पियन सी के रास्ते कुछ जहाज ईरान पहुंचे थे, ऐसी बात सामने आई थी, या कम से कम उस रूट पे थे। कैस्पियन सी ईरान के नॉर्थ में है। जब यूक्रेन ने इन जहाज़ों को टारगेट किया तब ये बात पब्लिक में आई, लेकिन कैस्पियन सी वाला रास्ता भी एनर्जी एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, न ही यहाँ से ईरान को रसद मिल रही है। इस रास्ते का इस्तेमाल मुख्यतः रूसी इक्विपमेंट और हथियार लाने ले जाने के लिए हो रहा है। तो धीरे धीरे ही सही अमेरिकी ब्लॉकेड ईरान के लिए चीज़ें मुश्किल बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश ये भी है कि ईरानी ब्लॉकेड को किसी तरह कमज़ोर किया जाए। अमेरिका ओमान की तरफ वाले रास्ते से जहाज़ों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जंग के पहले इस रास्ते से जहाज़ गल्फ तक जाते थे, है ना, यानी कि फारसी खाड़ी के अंदर जाते थे। अब इस रास्ते का इस्तेमाल हॉर्मुज से वापस निकलने के लिए अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। केपलर ने जो डेटा बताया है वो इसी रास्ते से जहाज़ों के निकलने का है। केपलर का आंकड़ा बताता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अमेरिका ने कुछ बढ़त हासिल की है। शायद ईरान को इसी बात का डर रहा होगा, इसलिए उसने जुलाई महीने में ही बाब-एल मंदब को भी टारगेट पर लिया। बाब-एल मंदब वही रास्ता है जहां से सुएज कनाल होते हुए आप एशिया से यूरोप का शॉर्टकट लेते हैं, है ना, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके बगल से जो रास्ता जाता है। हॉर्मुज बंद हो जाने की वजह से सऊदी अरब अपने एशियन कस्टमर्स को इस रास्ते से तेल बेच रहा था, है ना। दिन का 3 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल इस रास्ते से सऊदी अरब एक्सपोर्ट कर रहा था। ये इलाका सीधे ईरान के कंट्रोल में है, नहीं तो ईरान ने यहाँ हूती विद्रोहियों को एक्टिवेट किया। उन्होंने जुलाई के अंत में सऊदी अरब के लिए यह रास्ता बंद किया। अब जब सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमले हुए हैं तो वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का भी कंपनियां बीमा करने से कतरा रही हैं। हमला सऊदी अरब के शिप्स पे हुआ है, बाकी जहाज़ों में डर पस रहा है कि किसी दिन हम पे मिसाइल लग जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनीज कतराती हैं, या तो प्रीमियम बढ़ा देती हैं तो मना करती हैं। हूतियों के इस रास्ते को बंद करने या चोक करने से पहले यहाँ से रोजाना 50 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, लेकिन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक औसतन इस रास्ते से 54 जहाज गुजरे थे। संख्या घट रही है, बढ़ भी रही है। 19 अगस्त को रॉयटर्स ने लिखा कि उस दिन यहां से 30 जहाज गुजरे, यानी रास्ता हॉर्मुज की तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन संख्या घट गई है। यानी जब ईरान की ग्रिप हॉर्मुज पर कमजोर पड़ रही है तो बाब-एल मंदब में ग्रिप मजबूत करने की वो कोशिश कर रहा है। 17 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सीजफायर खत्म हो गई है। न ही अमेरिका और न ही ईरान ने इसे एक्सटेंड करने की बात कही है। दोनों दावा कर रहे हैं कि बातचीत पूरी तरह खत्म है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ बार बार कह रहे हैं कि हम लंबे समय तक ब्लॉकेड जारी रखने के मूड में हैं। 18 अगस्त को ट्रंप से पूछ लिया गया कि आपको चुनाव की फिक्र नहीं है क्या? अगर जंग लंबी चल गई तो नवंबर में होने वाले मिड टर्म पर असर पड़ सकता है। जानते हैं ट्रंप ने क्या जवाब दिया? ट्रंप ने कहा कि वो चिंता नहीं करते हैं। मतलब ट्रंप अब उस जल्दी से बाहर आ रहे हैं कि चुनाव से पहले जंग खत्म होनी ही चाहिए। चाहते ट्रंप यही है कि जंग नवंबर से पहले खत्म हो जाए, लेकिन अब वो खुद को और अमेरिकी जनता को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसे में ईरान के पास ऑप्शन सीमित होते हैं कि ब्लॉकेड वाला स्टेलमेट वो कब तक झेलेंगे। इसलिए बहुत चांस है कि वो इस जंग को एक दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करें। कैसी अलग दिशा हो सकती है? कुछ कयास लगाए गए हैं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ट्रंप जंग लंबी खींचते हैं तो ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी एसेट्स को निशाना बना सकता है और इंडियन ओशियन में मौजूद ब्रिटिश एसेट्स को भी। एफटी को यह बात ईरान के अधिकारियों ने ही बताई है। 3 बड़े टारगेट्स का जिक्र है, बुल्गारिया, साइप्रस और डिएगो गार्सिया। सबसे पहले बात बुल्गारिया की, यहाँ ईरान की नज़र बेजमेर एयरबेस पर है। बुल्गारिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद है। ईरान से इसकी दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। ईरान का टारगेट ये क्यों बन सकता है? क्योंकि जुलाई में बुल्गारिया की संसद ने अमेरिका को यहां
KC-135 रिफ्यूलर्स और करीब 250 अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की मंजूरी दी। ये तैनाती 24 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए है। बुल्गारिया का बेजमेर एयरबेस अमेरिका के लिए एक लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर का अब काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रिंस सुल्तान से उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ईरानी मिसाइल्स भी आ रही हैं और सऊदी बहुत खुश भी नहीं है उससे। ईरान ने जुलाई महीने में इसका विरोध किया था, लेकिन बुल्गारिया ने फैसला बदला नहीं है। दूसरा टारगेट साइप्रस हो सकता है। ईरान से साइप्रस की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। यहां ब्रिटेन का RAF अक्रोटरी एयरबेस मौजूद है। ईरान ने इल्जाम लगाया था कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए इस बेस का भी इस्तेमाल किया था। मार्च महीने में अक्रोटरी एयरबेस पर ड्रोन हमला भी हुआ था। उस वक्त ब्रिटेन ने ईरान पर इल्जाम लगाया था, लेकिन ईरान ने इनकार किया कि भाई हमने नहीं किया। तीसरा टारगेट डिएगो गार्सिया हो सकता है। यह हिंद महासागर में ब्रिटेन का एयरबेस है और अमेरिका इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। स्पेशली जो ये कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसके स्ट्राइक ग्रुप को सप्लाई करने के लिए डिएगो गार्सिया की हेल्प ली जा रही है। ईरान से यह आइलैंड लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 टारगेट्स का जिक्र तो किया है जिनके बारे में हमने बताया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ईरान वाकई इन बेसिस पर अटैक अटेम्प्ट करेगा। सिंपल जवाब तो नहीं में है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो उतनी दूर तक के एक्यूरेट अटैक्स कर सकें। ईरान की सबसे दूर तक जाने वाली मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर है, जैसे खुर्रमशहर मिसाइल उनके पास है। साइप्रस और बुल्गारिया में टारगेट्स को हिट कर सकती है, लेकिन उस डिस्टेंस पर मिसाइल की एक्यूरेसी कितनी है कहना मुश्किल है। तो होगा यह कि ईरान को इन बेसिस को हिट करने के लिए अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को बड़े नंबर्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि वो चाहेगा नहीं। रही बात डिएगो गार्सिया की, तो ईरान के पास घोषित रूप से तो कोई मिसाइल नहीं है जो 4000 किलोमीटर तक जाए। ऐसे दावे किए गए हैं कि खुर्रम शहर का एक 4000 किलोमीटर तक जाने वाला वर्जन भी बन रहा है, लेकिन ये काम कहां तक पहुंचा है क्लियर नहीं है। इस जंग में वैसे हम आपको बता दें कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अटैक सक्सेसफुल हुए नहीं थे। इसके अलावा ईरान खुद भी नहीं चाहता है कि जंग उसकी रेंज से बाहर निकले। यूरोप के जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्रंप को इस जंग में शामिल होने से मना किया था, इसलिए ईरान भी उनसे सीधे पंगा लेने का रिस्क लेगा नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो इसमें ईरान का ही नुकसान है। इसलिए ईरान की केवल एक ही कोशिश है कि वो हॉर्मुज पर नियंत्रण को और मजबूत करे। जंग की शुरुआत में जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन थी, उसमें ईरान के लिए कुछ सहानुभूति थी, क्योंकि ईरान पर हमला पहले हुआ था। लेकिन ये सहानुभूति कब तक टिकेगी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया महंगा तेल खरीदकर हो रही है फ्रस्ट्रेट। हिंदुस्तान में भी हम महंगा खरीद रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। 19 अगस्त को इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $91.56 हो गई थी। इंडियन बास्केट यानी जो तेल हम लेते हैं उसकी कीमत $88.94 हो गई थी। पिछले महीने $82 पर बैरल थी, उससे पहले और ज्यादा थी। हमने $111 पर बैरल का एवरेज प्राइस भी चुकाया है 3 महीने पहले। अब जब तेल का दाम कम हो रहा था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत में भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल सस्ता हो, लेकिन तेल का दाम फिर से बढ़ने लगा है और लंबे समय तक हाल यही रहेगा तो ईरान पर भी दबाव बढ़ेगा। हम तो महंगा खरीदेंगे ही, जो सिंपैथी ईरान के लिए थी वो भी घटेगी। फिर दुनिया अब हॉर्मुज के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। साफ है कि हॉर्मुज नाम के काट की हांडी एक बार चढ़ी है तो गल्फ मुल्क जो है उनकी हालत तो बंदरों की लड़ाई के बीच फंसे चिड़िया की हो गई है। इसलिए वो हॉर्मुज को अब बाईपास करने के तरीके खोजने लगे हैं कि दोबारा हमारा हाल ये ना हो। इसके लिए सऊदी अरब और ओमान ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर। ओमान की अरकान लॉजिस्टिक्स और सऊदी अरब की स्पार्क लॉजिस्टिक्स ने 5 अगस्त 2026 को एक समझौता किया। इसका मकसद दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि ओमान और सऊदी अरब के बीच इस रूट में कोई रोड अभी है नहीं, रोड पहले से भी है, बल्कि एक बड़ा हाईवे है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद धंधा और स्मूथ किया जाएगा। मसलन अगर ओमान के सोहर पोर्ट पर कोई कंटेनर आता है और उसे सऊदी अरब जाना है तो उसे इस रास्ते से अब आसानी से भेजा जा सकेगा। इस रास्ते को मजबूत भी किया जाएगा, यानी समुद्री रास्ते का ऑल्टरनेट खोजा जा रहा है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में दोनों देशों के कस्टम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, गल्फ देश ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए। 19 अगस्त को खबर आई कि यूएई ने ईरान के साथ सभी ट्रेड खत्म कर दिए हैं, लेकिन यूएई को इसके लिए एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ईरान और यूएई के बीच सीधा व्यापार वैसे भी कम ही था। चीन और हांगकांग की शेल कंपनियों के जरिए ईरान दुबई जैसे बड़े शहरों में अपना सामान बेचता था। अगर यूएई को वाकई ईरान की कमर तोड़नी है तो उसे इस तरह के अवैध धंधों को भी टारगेट करना होगा, जो ये लॉन्ड्रिंग वाला बिजनेस चल रहा है वहां।
बीते दिनों हमने कई एपिसोड्स में आपको बताया था कि कैसे अमेरिका और इजरायली मिसकैलकुलेशन ने उन्हें इस जंग में फंसाया। आज हमने एक प्रति आख्यान पेश करने की कोशिश की है कि मजबूती का दावा करने वाला ईरान खुद किस हाल में है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस एपिसोड को साजिद के साथ मिलकर लिखा गया था और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।